जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग मैथ्स एंड ईवीएस की लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। वहीं पेपर सेकंड के लिए हम लोगों का ईवीएस का एसएसटी का प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप एसएसटी के प्रैक्टिस सेट या एसएसटी के नोट्स पेपर सेकंड के लिए लेना चाहते हैं, या साइंस सब्जेक्ट के नोट्स आप पेपर सेकंड के लिए लेना चाहते हैं, या पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस की नोट्स एंड ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, उसके लिए आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप प्रैक्टिस सेट और नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पीवाईक्यूज के साथ एनसीईआरटी के पीवाईक्यू रहने वाले हैं जो आ चुके हैं, और हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आप लोगों से इस बार भी पूछ लिया जाए, और इससे आप लोगों को पता भी चलेगा कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है, कहां तक आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी मेहनत करना भी आपको बाकी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है कि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। यानी मध्यकाल में जो जनजातीय समूह हुआ करते थे उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। उसका रीजन क्या है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है। पहले ऑप्शन की बात करें कि वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 है कि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कि ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ पाए। और लास्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4 कि वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो देखिए मध्यकाल में जो जनजातीय समूह था उसके बारे में कम जानकारी मिलने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग अपना क्या करते थे, लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में क्या है, कम जानकारी हमें उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें ए बी सी डी ना होकर के ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर गिवन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, और अगर सही है तो क्या रीजन सही है, ये सब कुछ हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। वहीं ऑप्शन नंबर बी गिवन है, हमें बी पॉइंट गिवन है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, और जो बी ऑप्शन वो है वो ए का उदाहरण भी है। तो यहां से हम बात करें कि देखिए दोनों सही है परंतु बी ए का उदाहरण नहीं है। मैंने बताया कि बी ए का उदाहरण है, ये यहां तक सही है बट यहां के क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। ए सही है परंतु बी गलत है ना, दोनों ही सही है। मैंने बताया ए और बी दोनों सही हैं, दोनों ही गलत है, ये ऑप्शन कट गया। यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बचता है, और डी हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गिवन है कि स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के संबंध में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी से ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि देखिए कि हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। कानून संविधान सबको मानता है लेकिन रियलिटी क्या है ये आप भी जानते हो
ठीक है ना। ये आप भी जानते हो कि रियलिटी क्या है, लेकिन हमारा संविधान सभी को इक्वल मानता है। जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, पैसे कम या ज्यादा होने के आधार पर, एजुकेशन कम या ज्यादा होने के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें कि कारण इसका क्या है कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, साकार नहीं कर पाए हैं। पर देखिए तो यहां पर क्या है, जो क्या गिवन है हमें यहां पर, क्या ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए का सही कारण है। आर क्या है, ए का सही कारण है। इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये यहां पर राइट हो जाएगा, राइट यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दो कथन दिए गए हैं। खिलाफत आंदोलन के बारे में दिया गया है। मैंने आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, आप लोग मेरे इस नंबर पर मैसेज करके एसएसटी के नोट्स ले सकते हैं, वहां आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। 9808347403 पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट एंड आप एसएसटी के नोट्स ले सकते हैं। तो यहां पर गिवन है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, यानी जो खलीफा हुआ करते थे, वो तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था, पर बहुत शक्ति संधि थोप दी थी भारत। और ऑप्शन बी गिवन है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। यहां पर ये ऑप्शन आपका गिवन है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका सही है और ये पॉइंट भी सही है। तो बात करें हम यहाँ की, दोनों सही हैं, यहाँ दोनों गलत हैं, ए सही बी गलत, ए गलत बी सही, तो दोनों सही हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध के बारे में सही है। यहाँ पर बुद्ध के उपदेश हमें बताए गए हैं और इनमें से हमें बताना है कि बुद्ध के उपदेश निम्न में से कौन कौन से उपदेश सही हैं। निम्न में से कौन कौन से उपदेश जो बुद्ध ने दिए हैं उनमें से सही है। पहला है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन मैं कहूंगा कि बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर है। दूसरा ऑप्शन की बात करें हम लोग कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन भी हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जो साधु संत होते हैं उन्हें कोई भी लालसा नहीं होती, कोई भी उनकी इच्छा नहीं होती, इसलिए उन्हें कष्ट फील होता ही नहीं है। प्रॉब्लम्स तो हमारी जिंदगी में कि लाइट नहीं आ रही है, एसी नहीं चल रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी की बात करें कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों का मानना और पालन करना आवश्यकता था। तो ये ऑप्शन राइट नहीं है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर बी, ए और ऑप्शन नंबर बी जिसमें होंगे वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर सी है, सी हमने काट दिया, यहाँ भी सी हमने सी काट दिया और यहाँ भी सी हमने सी काट दिया। अब एक चीज आप लोगों ने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग था, तो ऑप्शन नंबर सी को हमने एलिमिनेट अगर हम कर देते, ऑप्शन सी को ही हम एलिमिनेट कर देते, तो हमारा यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपको एलिमिनेट करके सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आंसर निकालने के बाद फिर भी आपको एक बार क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके भी देखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर गिवन है कि निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। इसमें से आपको राइट ऑप्शन यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कि देखिए ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, जी हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट बात करें कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, जी हाँ ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, जी हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है। और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर
जो ऑप्शन गिवन है कि ए बी सी हमारा सही है, तो देखिए डी हमारा रॉन्ग है, तो देखिए डी हमारा रॉन्ग है तो यहाँ रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग है तो यहाँ रॉन्ग हो गया, और डी रॉन्ग है तो यहाँ हो गया। तो हमने देखिए 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो ऑप्शन नंबर 4 बचता है, और यही ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। हमने एलिमिनेट करके बहुत जल्दी हम लोग, आप लोग देख रहे हो कि आंसर हम लोग निकाल ले रहे हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां गिवन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। देखिए सीटेट का जो पेपर में अब एसएसटी आने लगी है, आप सोचो कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो 60 क्वेश्चन में से ज्यादा 5 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि वहां आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वरना क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में, कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में, ए और बी ऑप्शन जो गिवन होंगे कि कौन कौन से सही हैं, 4-5 स्टेटमेंट की फॉर्म में, इस तरीके से अब आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सीटेट भी अपना लेवल अब बढ़ा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि देखिए नील खेती के बारे में क्वेश्चन है कि देखिए कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। तो जी हाँ, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये है। अगले क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं कि इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था, वो देख लेते हैं कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो जी हाँ, ये भी ऑप्शन बहुत ज्यादा करेक्ट है कि उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था। तो अगर हम बात करें कि दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। देखिए आर गलत है ऐसा है नहीं, ए गलत है, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, और आर क्या है, वो एक ही सही व्याख्या करता है, एक ही सही व्याख्या यहाँ पर करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योतिराव फुले की एक पुस्तक आई थी 1873 में, वो किसको समर्पित है। तो ये पता होने लगाने से पहले कि किसको समर्पित है, हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योतिराव फुले की पुस्तक 1873 में आई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा ये पुस्तक जो 1873 में आई थी, इस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। इस पुस्तक का क्या नाम था, इस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। और ये पुस्तक का नाम भी कई बार आपको अलग अलग एग्जाम में पूछने देखने के लिए मिल जाता है, या कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है। तो ये कब आई, 1873 में आई। किसकी पुस्तक है गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले की पुस्तक है। और किसको समर्पित है ये अब हम यहां से देख लेते हैं। भक्ति गायकों को जी नहीं, भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को जी नहीं, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक जो है ये किसको समर्पित है, अमेरिकी गृह युद्ध के दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को ये कैसी है, समर्पित उन्होंने की थी। ज्योतिराव फुले की पुस्तक है, 1873 में पुस्तक आई थी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा पॉलिटी से लिया गया है। पॉलिटी मैंने क्लास 6, 7, 8 की एक एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, सीटेट एसएसटी 2024 या जुलाई के नाम से बना हुआ है। आप लोग वहां जाकर पॉलिटी 3 वीडियो 3 घंटे में पूरी पॉलिटी एनसीईआरटी की खत्म कर सकते हो। बाकी कोई बुक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत सीटेट के लिए तो नहीं पड़ेगी। तो 4 ऑप्शंस में से देख लेते हैं कि यहां हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं। यहां हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, विधायिका यहां पर शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, जी हां, न्यायाधीश जो है हमारे, इनका निश्चित कार्यकाल होता है, 62 एंड 65 इनका निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, जी हां, बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी
नहीं भूल सकते। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्र, और यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सभी ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरी नजरों में सभी ऑप्शंस यहाँ पर राइट इसके हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के, तो यहाँ पर ऑल ऑप्शंस हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, 4 ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। कि देखिए, व्यापार में खरीदी एवं बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल लगाया जाता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं राजा को देनी होती थी, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हमारा बनेगा। जो भी नहीं वाले प्रश्न हो उन्हें हमें बहुत ज्यादा ध्यान से सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 3, ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित होता था, आधा हिस्सा निर्धारित नहीं होता था, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। चरवाहा को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जी हाँ, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जो चरवाहा होते थे वो क्या करते थे, जानवरों या उसके उत्पाद जैसे कि दूध का वो लोग क्या करते थे, दूध वो क्या करते थे, दूध या ऊन किसके रूप में देते थे, कर के रूप में वो लोग चुकाते थे। दूध की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये रॉन्ग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये बताना है। और ये पूछा गया है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से कथन यहाँ पर हमारे सही हैं। तो देखिए, मेहरबागों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा ये ए हो गया। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। जी हाँ, आधारशिला ये नहीं कहलाता था, तो ऑप्शन रॉन्ग है ये। तो यानी कि 2 ऑप्शन गिवन थे, तो इनमें से सिर्फ ए सही है, तो जिसमें ए सही है वही हमारा राइट आंसर है। तो देखिए, डी ऑप्शन दोनों सही है, रॉन्ग हो गया। केवल बी सही है, बी तो गलत बता दिया मैंने। केवल ए सही है, जी हाँ, न तो ए सही और नहीं बी, ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर केवल ए सही है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या थे, इसके सही रीजन क्या थे, आपको यहां पर बताना है कि इसके पीछे सही कारण क्या क्या थे, ये आपको यहां पर बताना है। शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, जी हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ग्रामीण कामकाज में बाजार में विघटन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। घटी हुई कृषि उत्पादन, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही तक ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हमने देखें यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखिए, डी हमने काट दिया, तो देखिए ए ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर 3 कट गया, ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी हमारा राइट आंसर बन चुका है। इसीलिए एलिमिनेट करके सॉल्व कीजिए, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे यहां पर गिवन है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवाओं में किस किस को सम्मिलित किया जा सकता है, यहां आपको बताना है। तो देखिए, सही ऑप्शन पुलिस सेवाएं, जी हां, पुलिस सेवाएं सार्वजनिक हैं।
न्यायिक सेवाएं भी सार्वजनिक हैं, ऑप्शन सी शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक हैं, और ऑप्शन डी निर्माण सेवाएं। निर्माण सेवाओं को हम सामाजिक सेवाएं नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। अब जिस जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हो उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। देखिए कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए आंसर निकालना। यहाँ ऑप्शन डी है, हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ ऑप्शन डी है, हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। यहाँ ऑप्शन डी है, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। इट मीन्स हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो एक ऑप्शन बचता है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर यहाँ है। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन 13 के लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। कब के बारे में पूछा गया है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बारे में हमसे यहाँ पर बात की गई है कि कौन कौन सा परिवर्तन आए थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। कि अधिकाधिक लोगों ने कटाई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। ज्यादातर लोगों ने क्या किया था, लोग कटाई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। नेक्स्ट की बात करें कि शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्र में बढ़ोतरी थी। ये बिल्कुल गलत, रॉन्ग ऑप्शन है, स्वतंत्रता में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी, जी ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 2 गिवन है, ये ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों, ये मद नहीं है, मदों नहीं, मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था, 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार हुए। मिनहाज ए सिराज कौन, मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार हुए। कौन, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार हुए, और उन्होंने ये सब कुछ लिखा, और उन्होंने किसके बारे में लिखा। उससे पहले एक चीज याद रखिएगा आप लोग, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान क्या थी, पहली महिला मुस्लिम शासका भी थी, और ये मुस्लिम शासका बनी थी 1236 में। 1236 में मुस्लिम शासका बनी, और ये कब तक रही, 1240 तक रही। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब बनी और इनके शासन का टाइम क्या था। तो मुस्लिम शासका ये जो थी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रही। इनके बारे में ये स्टेटमेंट में कह सकता हूं कहा गया है। और ये किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। सभी बहन भाइयों में सबसे ज्यादा होनहार यही थी, लेकिन जो मिनहाज सिराज ने कहा कि इतनी सारी खूब, क्योंकि मुस्लिम उसमें क्या था कि महिलाओं को, आप समझ सकते हैं, बस ज्यादा बोलना ठीक नहीं। ये क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो कहा गया है, ये रजिया सुल्तान के बारे में कहा गया है। रजिया सुल्तान का याद रखिएगा 1236 से 1240 तक ये मुस्लिम शासका रही। इल्तुतमिश की ये बेटी थी, और उनके बारे में जो कहा है, ये कहा है मिनहाज ए सिराज ने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। और क्वेश्चन नंबर 16 पर आने से पहले, अगर आप एसएसटी या साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं, या आप लोग एसएसटी की प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट और नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए भी आप लोग ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, और आप ईवीएस के नोट्स भी ले सकते हैं। ईवीएस के नोट्स आप लोगों के लिए इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि मात्र 4 पीडीएफ आप 4 से 5 घंटे में पढ़ सकते हैं, और 100% आपसे बोल के जा रहा हूं कि 15 में से 15 क्वेश्चन आप लोगों को उन्हीं पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो 15 था वही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात कर रहे हैं
कि निम्नलिखित में से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। औजार मिले थे इनाम गांव में, कोल्ड हवा में, ब्रह्मगिरी में और हुनसिंह में। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके बारे में हमसे यहाँ से पूछा गया है। तो सबसे पहले पुरापाषाण का जो टाइम है वो याद रखिएगा, 2 मिलियन वर्ष पूर्व से 2 मिलियन वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। कितना? 12,000 वर्ष पूर्व। ये इसका आप लोग टाइम याद रखिएगा। ये आप लोग पुरापाषाण का टाइम याद रखिएगा। पुरापाषाण का आप लोग क्या करेंगे? टाइम आज यहां पर आप लोग याद रखेंगे। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए वही बात करें इसकी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर आंसर का, कि पुरापाषाण में स्थूल पर चूना पत्थर से बने औजार कहाँ मिले हैं? तो ये हुनसिंह में मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा गिवन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? ये ऑप्शन हम लोग कह सकते हैं कि पेडागोजी से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है। पेडागोजी से हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जी हाँ, उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ समझना, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है आपका। ऑप्शन नंबर 3, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, ये ऑप्शन भी राइट है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये ऑप्शन भी राइट है। तो जहां जहां बी ऑप्शन है पहले हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए बी यहां है, एलिमिनेट कर दिया। बी यहाँ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। और बी यहाँ है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। ये है एलिमिनेट करने के फायदे। ये है एलिमिनेट करने के फायदे। सीटेट पास करना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता हूं। जितनी बार मैंने पास किया है, मैं अपने उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता हूं कि सीटेट पास करना बहुत इजी है, क्योंकि वहां आपको इतनी बड़ी हिंट दी जाती है, उस हिंट को आपको पकड़ना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपको चलना है। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चलते हैं तो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात की गई है कि ऑफिस जाने वाली महिलाएं जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त समझा जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। यानी कि कोई महिला ऑफिस जाती है या कहीं जाती है, उसे सम्मान दिया जाता है, और घरेलू कामकाज वाली महिला को इतना नहीं। तो उसके पीछे का यहाँ पर राइट सही कारण, मुख्य कारण क्या है? ये देखिए, क्या घरेलू काम के लिए कम समय लगना? ऐसा तो नहीं कि घरेलू काम में कम समय लगता है, ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग हो गई। कार्यकाली काम की अतिमूल्यन, ये रॉन्ग ऑप्शन। भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था है। आजकल महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और इस समय पर हम लोग देखना चाहें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय पर मैं सेट करना चाहूंगा, जो देश की प्रथम नागरिक हैं, जो देश की इस समय पर प्रथम नागरिक हैं, हमारी राष्ट्रपति जो है, वो इस समय पर एक महिला ही है। तो ये ऑप्शन भी इस लिए हमारा क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी के घरेलू काम का अवमूल्यन। तो जी हाँ, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। ये शायद मैं करा चुका हूं, ये ऑप्शन रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं, रिपीटेड नहीं है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है हमारा। तो देखिए, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ है। इस वाक्य का अर्थ क्या है ये यहां पर बताना है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, बिल्कुल करना होगा। ये ऑप्शंस बिल्कुल राइट है। कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन भी राइट है। अभी अभी मैं बता कर आया था इससे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि हमारे संविधान के अनुसार हम लोग धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कानून में भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे उसमें कानून
सबके लिए समान है। कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी जाति से बिलोंग करता है, कम एजुकेटेड है, ज्यादा एजुकेटेड है, कम पैसे वाला है, ज्यादा पैसे वाला है, किसी भी लिंग का है, कानून की नजरों में वो व्यक्ति, सभी व्यक्ति एक समान है। ये यहाँ पर राइट ऑप्शन है। असमानताएं समाप्त हो गई हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। असमानताएं समाप्त नहीं हुई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, यह समस्त नागरिकों की निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और एक तरीका और है, मैं फिर वही बताऊंगा कि एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए सी यहाँ पर है, एलिमिनेट कर दिया, काट दिया। सी यहाँ पर हटा दिया, सी यहाँ पर हटा दिया। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2। हो सकता है तीनों ऑप्शन एलिमिनेट ना कर पाओ, बट एटलीस्ट अगर आप दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हो तो आपके 50% चांस हो जाते हैं कि आपका क्वेश्चन राइट वहां पर होगा। प्रोबेबिलिटी 1/4 की बजाय 1/2 की वहां पर बन जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, मैं बार बार टाइम निकालना, मैंने जब मैं ज्योग्राफी आप लोगों को करा रहा था, ज्योग्राफी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर देख लीजिएगा। जब मैं आप लोगों को ज्योग्राफी करा रहा था वहां मैंने आप लोगों को एक क्लियर किया था, पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाया था कि हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को वहां पर क्लियर बताया था। अब आपको सिर्फ यहां पर क्या देखना है, मैंने वहां बताया था कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। 4 मिनट बराबर हमारा 1 डिग्री होता है, इतना याद रखिएगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 1 आवर जो होता है, 1 घंटा जो होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। और यहां पर याद रखिए 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की गई है। यहां पर पूर्वी देशांतर की बात की गई है। पूर्वी देशांतर आप जानते हो टाइम आगे होता है। पूर्वी देशांतर का टाइम क्या है, हमारा आगे होता है। इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, डिटेल में मैंने वहां समझाया था। तो जब 45 डिग्री की बात की गई है, 1 घंटा हमारा 15 डिग्री के बराबर होता है, तो 45 डिग्री के बराबर कितना समय हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे। और यहां पर क्या है, ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हैं। तो पूर्वी देशांतर 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसका टाइम क्या होगा, तो 3 घंटे आगे होगा। 3 घंटे आगे होगा, तो यानी 12 बजे हैं तो कितने बजे होंगे, 3 बजे होंगे। और 3 देखिए इन्होंने आपके लिए यही ऑप्शन दे दिया, यहां पर 3 बजे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको टाइम निकालना मैंने वहां डिटेल में बताया था। इतनी बातें भी अगर आप याद रखते हो फिर भी आप इजीली निकाल पाओगे कि पूरब के टाइम आगे चलता है, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, या 1 घंटा बराबर 15 डिग्री हमारा होता है। आप लोग कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। अब यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 22 क्वेश्चन गिवन है, ये भी पॉलिटी से गिवन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर अभिकथन है और इसका रीजन जो गिवन है, तर्क जो दिया गया है कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर या बहुलित चरण जो स्तर हैं इनको स्थापित करती है, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। तो अगर हम बात करें तो हमारा ये ऑप्शन तो सही है ही, इस ऑप्शन के साथ साथ जो हमें रीजन गिवन है ये ऑप्शन भी सही है, और ये रीजन जो है ये एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ए गलत है, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ये एक ही सही व्याख्या करता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है, मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पेडागोजी से पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक 100% देखने के लिए मिलेगा। ये 100% देखने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका मिल जाएगा कि एक कक्षा गतिविधि के समय, एक क्लास एक्टिविटी के ड्यूरेशन टाइम में शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है, यह व्यवहार
क्या दिखाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूर्वाग्रह दिखाता है, प्रगतिशीलता दिखाता है, भेदभाव दिखाता है, रूढ़िवाद दिखाता है? तो इसका सही ऑप्शन, जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों ने पकड़ा है, बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों ने पकड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादिता दिखाता है। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि एक महिला या एक लड़की घरेलू कामकाज में अच्छी है और एक लड़का या एक पुरुष व्यक्ति मैथ या साइंस पढ़ने में अच्छा है, या क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि एक महिला सोशल साइंस पढ़ने में अच्छी है और एक पुरुष या लड़का मैथ साइंस पढ़ने में अच्छा है। तो ये भी क्या दिखाता है, रूढ़िवादिता वहां पर हमारा दिखाता है। इस क्वेश्चन को यहां पर घुमा दिया, मैंने हिंट दे दिया, मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया कि किसी भी तरीके से दिखाया जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, रूढ़िवादिता हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि एक डांस एक्टिविटी के लिए एक गर्ल को चुना जाता है और एक फुटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए एक पुरुष पुरुष को या बॉय या लड़के को चुना जाता है, वहां भी क्या दिखाता है, वहां भी हमारा रूढ़िवादिता दिखाता है। एक क्वेश्चन 100% इससे आना ही है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ भी होगी लेकिन आंसर याद रखिएगा, आंसर याद रखिए और मीन आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर रूढ़िवादिता निकलने वाला है। क्वेश्चन 24 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा यहां पर गिवन है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण, जो कारण है वो हमें यहाँ पर बताना है कि सही कारण हमारा यहाँ पर क्या है, सही कारण हमारा यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि पवन अपर्दन, तरंगों द्वारा पर्दन एवं निक्षेपण, मानव निर्मित गतिविधि या सैलों का गिरना, या सैलों का गिरना। तो देखिए तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, इसका सही कारण हो जाएगा, ये आपको मैंने ये पढ़ा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो इसका आंसर मैं आपको होमवर्क में देके जाता हूं, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइए कि आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको ये क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग देंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है कि भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसके बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो मैटर था, ये जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने सुना था और सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ कहा था, वो जो मैटर था, वो जो केस था, ये सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार मैटर था। और 1991 कौन सा, सुभाष कुमार, सुभाष कुमार, सुभाष कुमार बनाम क्या था, बनाम क्या था, वर्सेस क्या था हमारा, सुभाष कुमार वर्सेस क्या था, बिहार। और कब का मैटर था, याद रखिएगा 1991 का ये मैटर था। इसमें आपको इतना कुछ याद रखना है। और कब, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा गिवन है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ग्लोब को जो दो बराबर भागों, ये हमारा मान लीजिए ग्लोब हो गया, इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है? जी नहीं, कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में होती है। मकर रेखा कहा जाता है? जी नहीं, मकर रेखा तो आपके नीचे होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। उत्तरी ध्रुववृत्त कहा जाता है? नहीं, उत्तरी ध्रुववृत्त यहाँ होता है आपका। तो इस रेखा, जो सेंटर में जो रेखा होती है, दो बराबर भागों में जो ग्लोब को बांटती है, उसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। ये विषुवत, कर्क रेखा आपकी होती है 23.5 डिग्री। देखिए बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा और मकर रेखा से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए यहां पर हो जाएगी आपकी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री में नीचे आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं, तो 23.5 डिग्री पर यहां पर आपकी हो जाएगी कर्क। तो कर्क कहां हो जाएगी, 23.5 डिग्री आपकी हो गई कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। और मकर हो जाएगी 23.5 डिग्री आपके दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखिएगा, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। इन दोनों से भी क्वेश्चन बन जाता है। और जो दो बराबर भागों में बांटती है ग्लोब को, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा भी इसको कहते हैं हम लोग।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा। चार ऑप्शन गिवन है कि व्याख्यान एवं सेमिनार जी नहीं, पाठ्य पुस्तक पठन जी नहीं, आदिवासियों चलवासी पशुचारियों को चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करना जी नहीं, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का गिवन है हमारा यहाँ पर कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। किसके बारे में, चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए कौन सी यहां पर श्रेष्ठ होगी। चार ऑप्शन गिवन है कि किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, व्याख्यान के लिए आमंत्रित कर दे किसी विशेषज्ञ को, एक्सपर्ट को, तो क्या हम समझ जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन। स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, रॉन्ग ऑप्शन। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, रॉन्ग ऑप्शन। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, ये आपकी क्या बन जाएगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहने वाला है कि कक्षा कक्ष में ही आप लोग क्या करें, चुनाव करा लिया जाए, प्रतिनिधियों का क्या किया जाए, चुनाव करा लिया जाए। तो ये ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा यहां पर गिवन है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जिसने मेरा 2 क्वेश्चन पहले जहां मैं बता कर आया था वो क्वेश्चन अगर समझ लिया होगा तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या हो गया, ये विषुवत हो गया, ये क्या हो गया, विषुवत हो गया। ऊपर हो गई या उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा हो जाएगी, ये कर्क रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में। वही मकर रेखा हमारी कहां होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसने कह रहा है कि कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, रॉन्ग ऑप्शन। कर्क रेखा मैं बता चुका हूं उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री है, जी नहीं, 23.5 पर कर्क रेखा गुजरती है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उत्तरी ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23.5, जी नहीं, उत्तरी ध्रुव पर मैं बता चुका हूं कर्क रेखा होती है। यहाँ ये मकर रेखा होती है, यहाँ पर मकर होती है और ये कर्क होती है। तो 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। एक ऑप्शन बचता है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो देखिएगा मैंने क्या बताया था, ये विषुवत हो गया 0 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध हमारा ऊपर वाला हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है, दक्षिणी गोलार्ध से गुजर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्य सागरीय प्रदेशों के समीप ही क्यों उगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आप लोगों से पूछा गया है, सबसे बड़ा कारण पूछा गया है कि सदाबहार वृक्ष जो होते हैं ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों के समीप ही क्यों उगते हैं। 4 ऑप्शन गिवन है कि मध्यम वर्षा और निम्न तापमान, निम्न वर्षा और उच्च तापमान, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, या भारी वर्षा और उच्च तापमान। तो राइट ऑप्शन हमारा भारी वर्षा और उच्च तापमान, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एसएसटी के नोट्स और एसएसटी के प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेपर फर्स्ट के लिए भी आप लोग ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट और ईवीएस के नोट्स भी ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर गिवन है 31 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने हिंट मैं बता दी कि समताप मंडल में क्या हुआ था है, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं। तो देखिए समताप मंडल को आजकल जो क्वेश्चन ट्रेंड में बने हुए हैं वह समताप मंडल ना, देखिए इसका नाम इंग्लिश में दे देता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर भी आपको थोड़ा सा इसका नाम याद रखना है कि समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, ये आजकल नाम इंग्लिश में आने लगा है। तो इसका सही कारण क्या है कि समताप जो मंडल है
उसमें ही हमारे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं हमारी नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर प्लेन कहाँ उड़ाए जाते हैं, हमारे बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं न होने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर या हम कह सकते हैं समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और ये मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मौसम संबंधी घटनाएं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो क्षोभ मंडल में देखने के लिए मिलती हैं मौसम संबंधी घटनाएं। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने के लिए मिलती हैं, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 गिवन है कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में कौन कौन सी ऑप्शन सही हैं। ये आपको बताना है कि ग्लोब के बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखा खींची गई है, और राइट ऑप्शन है। यह अपने एच पर झुकी हुई अवस्था में है, ये ऑप्शन सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। और यह अंडाकार आकृति में है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 गिवन है, 4 गिवन है कि देखिए वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। ये ऑप्शन रॉन्ग है कि होनहार माने जाते हैं उनकी प्रक्रिया को लिख लिया जाए, रॉन्ग ऑप्शन। संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, देखते हैं इस ऑप्शन को। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। और ऑप्शन 4, चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, रॉन्ग ऑप्शन। बच्चे को सुनना, उसकी हर बात को सुनना, लेकिन हर बात को बोर्ड पर लिखना, ये ऑप्शन सही नहीं है। ये हमारा इस तरह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल कट है, सुनना है लेकिन लिखना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन 34 गिवन है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। कैसे संसाधनों को हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए उपयोग करना चाहिए। अजैविक संसाधनों को, मानव निर्मित संसाधनों को, अनवीकरणीय सिद्धांतों को, या नवीकरणीय सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पूरा न पढ़ के राइट टिक कर देना ये सही नहीं है। हर एक ऑप्शन को सही पढ़ना है, यहाँ पर रॉन्ग हमें बताना है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, राइट ऑप्शन है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, राइट ऑप्शन है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, राइट ऑप्शन है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, रॉन्ग ऑप्शन है। रॉन्ग ही हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये गर्म जलधारा क्यों है, इसके पीछे का आप लोगों से रीजन पूछा गया है कि गर्म जलधारा क्यों है, इसके पीछे का रीजन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कि भूमि के नीचे गर्म होती है, रॉन्ग ऑप्शन। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, रॉन्ग ऑप्शन, उल्टा दे दिया। गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है, रॉन्ग ऑप्शन। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ये क्या है, भूमध्य रेखा के निकट ये उत्पन्न होती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म महासागरीय जलधारा है। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी महासागरीय जलधारा है, ठंडी है या गर्म है। तो याद रखिए गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म है। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन गिवन है, इनको मैच करना है। ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसम संबंधी घटनाएं और पतली वायु। इनमें से अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन भी आता है तो आप लोग सही ऑप्शन पकड़ पाओगे। देखिए कैसे,
ओजोन परत आपको पता है कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत आपको पता है कि कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग इजीली शायद हो सकता है पकड़ लें, इजीली शायद आप पकड़ लें, आपको ये पता है। देखिए ओजोन परत की बात कर रहे हैं तो आप जानते हो ओजोन परत जो पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यानी ए का ऑप्शन बना थर्ड, ए का ऑप्शन क्या बना थर्ड, ए का ऑप्शन बना थर्ड। रेडियो प्रेषण की बात करें तो रेडियो प्रेषण कहाँ होता है हमारा, बाह्य मंडल में होता है, कहाँ होता है, बिल्कुल बाह्य वायुमंडल में होता है, तो बी का ऑप्शन सही बना फोर्थ, बी का सही ऑप्शन हमारा बना फोर्थ। और मौसम संबंधी घटना, अभी अभी मैं आपको बता कर आया था कि मौसम संबंधी घटनाएं हमारी कहाँ होती हैं, मौसम संबंधी घटना अभी अभी बताया था मैंने कि मौसम संबंधी घटना हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं, तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। अब ऑप्शन नंबर डी बचता है, ऑप्शन नंबर डी का लास्ट ऑप्शन बचेगा, वही हमारा हो जाएगा कि पतली वायु को यहाँ पर पूछा गया है, तो बहिमंडल, बहिमंडल यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए अगर आपको एक चीज पता होती कि ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल, यानी ए का थर्ड ऑप्शन राइट होना चाहिए, तो देखिए ए का सेकंड फर्स्ट है रॉन्ग, ए का सेकंड है रॉन्ग, ए का फोर्थ है रॉन्ग, ए का थर्ड है राइट, चार ऑप्शन यही आपके मैच कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि एलिमिनेट करके जो स्टूडेंट हमारे सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे 100% मैं कह सकता हूं आप लोग गलती के चांसेस आपके बहुत कम होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया जो भी मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा था, उसी तरीके का ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रोजी ने एक महिला को नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया, इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञापन में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। अभी 4-5 क्वेश्चन पहले मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, तो इसका मैंने आपको क्या बताया, जेंडर रूढ़िबद्धता ये इसका सही आंसर है, या रूढ़िबद्धता आ जाए तो वो भी सही आंसर आपका हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के दिए थे कि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन 100% आपके एक से दो क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाएगा, तो जेंडर रूढ़िवादिता इस ऑप्शन को थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, एक से दो। 39 के क्वेश्चन पर आ जाइए कि एक शिक्षिका क्या करती है, अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना करने की आवश्यकता होगी, क्या प्रदर्शित अपना करने की आवश्यकता होगी, ये यहां पर हमसे पूछा गया है। क्या समझ या बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और ज्ञान, तो क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, विश्लेषण को प्रदर्शित करने की आवश्यकता यहां पर होगी, तो ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 गिवन है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं होती तो मानचित्र सब कुछ सपाट दिखाते हैं, तो यहां पर ये 4 ऑप्शन है, इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग आप लोगों से पूछा गया है कि क्या होना चाहिए, ये आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में फर्स्ट ऑप्शन कि विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, ऑप्शन 2 सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 ही राइट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम लोग राइट ऑप्शन को पकड़ के ही जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 गिवन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए गिवन है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन बी भी गिवन है, कथन बी गिवन है कि इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, तो यहां पर आपको यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन 1 सही है, 2 भी सही है, इट मीन जब हमारे दोनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद, ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया, कि समझ व सराहना के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से। पॉलिटी में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दे दिया चलिए छोड़िए। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से ही लिए जाते? तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट क्वेश्चन है, यही होना चाहिए था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर हमारे ऑप्शंस गिवन है, एक अभिकथन गिवन है, दूसरा उसके पीछे का रीजन या तर्क गिवन है। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो देखिए, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के रूप में नाम परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर राइट है ये ऑप्शन। तर्क है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्टता की पृष्ठभूमि में औपचारिक काल के समय में भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में सिविक्स आया था। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है और यही सही रीजन भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सही व्याख्या नहीं करता, रॉन्ग हो गया, आर गलत है रॉन्ग हो गया, ए गलत है रॉन्ग हो गया। तो यानी देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाज विज्ञान के संदर्भ में भ्रांति अवधारणा है। भ्रांति अवधारणा कौन सी है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। कि देखिए यह एक गैर उपयोगी विषय है, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। भ्रांति उपधारणा है तो रॉन्ग, यानी कि ये राइट ऑप्शन बनेगा, ये राइट ऑप्शन बन जाएगा। उल्टा पूछा यहां से है ना, ठीक है ना। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान हमारी विज्ञान से सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं मान सकते। हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, पुरस्कृत बिल्कुल नहीं करता। तो अभी तक सभी ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं। सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो चारों के चारों ऑप्शन रॉन्ग है और यहां से हमसे यही पूछा गया कि भ्रांति अवधारणा कौन सी है। तो भ्रांति अवधारणाओं की बात की जाए तो ये सभी भ्रांति अवधारणाएं ही हैं, ये सभी भ्रांति अवधारणाएं ही हैं। इनमें से एक भी बात हमारी यहाँ पर सच नहीं है। तो इसलिए सभी ऑप्शन हमारे राइट होंगे, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 में हमारा राइट है। ये क्वेश्चन 44 के लिए ऑप्शन 3 हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछा गया है कि उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी तक में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। देशांतर की नहीं, ग्लोब की होनी चाहिए, आठपन की होनी चाहिए, अक्षांश की होनी चाहिए। ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया था। ये यहाँ से आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए पूछा गया, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी। अगले क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 46 के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसके ज्ञान के लिए, तथ्यात्मक, तथ्य वाले क्वेश्चंस की जांच के लिए बात की गई है। तथ्य वाले क्वेश्चंस के लिए किस तरह के प्रश्न हम लोग पूछ सकते हैं कि वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान और विषय विशेषज्ञ कौशल का ज्ञान। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ये शायद मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में करा रखा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 के निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, भारी सामान और ज्यादा दूरी तक किसी सामान को ले जाने हैं, तो कौन सा हमारा सामान को ढोने के लिए सबसे अच्छा यातायात का साधन हो जाएगा, कि सस्ता भी, कि रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। तो सबसे सस्ता जो है वो जल मार्ग होगा, क्या होगा, और भारी वाहनों को यहाँ पर ले जाए, आप जानते हो बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं हमारे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है
तथा सामाजिक न्याय को बढ़ाने में बढ़ावा दिया है, सही विकल्प के चयनों द्वारा कथन को समझाइए। ये यहाँ पर दे रखा है 48, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से सही हो जाएंगे हमारे। कि सभी जातियों के बच्चे साथ खाना खाते हैं। आप जानते हैं स्कूल में सभी बच्चों के, किसी भी कास्ट का कोई भी स्टूडेंट हो, सभी साथ खाना खाते हैं, ऑप्शन सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कई स्कूलों में आपने देखा होगा दलित महिला जो है वो खाना पकाती हैं, तो ये ऑप्शन भी राइट है हमारा। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इससे क्या हो गया है, स्कूल में जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनके एडमिशन लेने की प्रक्रिया या वो ज्यादा मात्रा में एडमिशन लेने लगे हैं, ये ऑप्शन भी सही है। और स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, जी हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। खाना मिलने से बच्चे कम स्कूल छोड़ने लग गए हैं, तो चार ऑप्शन ही हमारे राइट हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 के आ जाते हैं। 49 वाला क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ऑफिस जाने वाली महिलाएं, ये करा चुका हूं मैं कि घरेलू काम का मूल्यन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कथन हमें पढ़ने हैं और कथन पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, सही ऑप्शन हमें चुनना है। कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का आपकी कला के साथ संबंध है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कि चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्राकृतिक इतिहास, शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण निरूपित करते हैं, ऑप्शन सही है। लेकिन व्याख्या इसकी ये नहीं करता है, तो इसलिए ए गलत है, कट गया। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है, सॉरी ये ऑप्शन सही व्याख्या करता है, ये मैं गलत बोल गया। तो देखिए ये ऑप्शन भी सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों सही भी हैं और सही व्याख्या भी इसकी करता है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होता है कंप्लीट। आई होप ये सेशन, ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो अगर अब आपको वीडियो या इस सेशन पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट के स्टूडेंट्स तक आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। और अगर आप एसएसटी के नोट्स या एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके, आप प्रैक्टिस सेट और नोट्स को ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट पास करने के बाद मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।